नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के पिता का निधन। पीजीआई में भर्ती थे अवनीश अवस्थी के पिता। आज सुबह अवनीश अवस्थी के पिता आदित्य कुमार अवस्थी का हुआ निधन। गृह सचिव के पिता का निधन हो गया है। पीजीआई में भर्ती थे अवनीश अवस्थी के पिता। आज सुबह ही उनका निधन हुआ। बता दें आपको कि उनका इलाज जो है वो लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। लखनऊ के पीजीआई में वो भर्ती थे, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह अवनीश अवस्थी के पिता आदित्य कुमार अवस्थी का निधन हुआ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना के बीच स्थिति को संभालने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आपको बता दें, बरेली और मुरादाबाद के बाद रविवार को सीएम योगी ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर कोरोना से जंग की तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने यह ऐलान किया है कि 10 मई से 750 बेड का ये अस्थायी अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए शुरू हो जाएगा। बीएचयू में डीआरडीओ के सहयोग से बने इस अवस्थी अस्पताल के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। वाराणसी में अफसरों संग बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव का हम पूरी मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे हैं। प्रदेश में 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस सामने आए थे, जो आज घटकर अब महज 23,000 तक रह गए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। एमएलसी अरुण पाठक ने अपने विधायक निधि से पैसे देने के लिए लिखा है पत्र। 3 जिलों को 50-50 लाख रुपए देने के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले को धनराशि देने के लिए लिखा गया पत्र। तीनों जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए देंगे अपनी विधायक निधि से फंड। बड़ी खबर, एमएलसी अरुण पाठक ने अपने विधायक निधि से पैसे देने के लिए पत्र लिखा है। 3 जिलों में 50-50 लाख रुपए देने को लेकर ये पत्र लिखा गया। इन जिलों का नाम है कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव। इन तीनों ही जिले में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 50-50 लाख रुपए देने को लेकर विधायक द्वारा पत्र लिखा गया है। एमएलसी अरुण पाठक ने अपने विधायक निधि से पैसे देने के लिए पत्र लिखा। 3 जिलों को 50-50 लाख रुपए देने की मांग। जिलाधिकारी को इसके संदर्भ में पत्र लिखा गया, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव जिले को धनराशि देने के लिए लिखा गया है पत्र। तीनों जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए देंगे अपनी विधायक निधि से फंड। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सभी लोग आगे आ रहे हैं और इसी कड़ी में विधायक भी आगे आए और उन्होंने एक अच्छी पहल करते हुए, एक अच्छी पहल की शुरुआत करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में 50-50 लाख राशि देने की अपील की गई निधि फंड से और इसको लेकर ही ये पत्र लिखा गया। तीनों जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने विधायक निधि फंड को लेकर पत्र लिखा गया है विधायक के द्वारा। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां रेमडेसिविर ऑक्सीमीटर के बाद एंटीबायोटिक एंटी फंगल इंजेक्शन की कालाबाजारी। एंटीबायोटिक एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं मिल रहे दवा बाजारों में। बता दें आपको कि ये दोनों इंजेक्शनों की कमी अब दवा बाजारों में देखने को मिल रही है। दवा बाजार में जेनरिक इंजेक्शन की महामारी, बाजार में ब्लैक में खरीदने के मजबूर हैं लोग। बाजार से स्टॉक करके लोग कर रहे हैं कालाबाजारी। 300-400 रुपए का इंजेक्शन अब 5,000 तक में बिक रहा है। तो अभी तक सिर्फ
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब क्योंकि हम तीसरे वेव में प्रवेश कर चुके हैं और अब तीसरे वेव में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीमीटर के बाद एंटीबायोटिक एंटी फंगल इंजेक्शन की कालाबाजारी बाजार में शुरू हो चुकी है। एंटीबायोटिक एंटी फंगल इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रही है। 300-400 का इंजेक्शन जो कभी बाजार में उपलब्ध हो जाया करता था, अब वो 5,000 रुपए तक में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। भारतीय रेल वर्तमान समय में चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई में मददगार साबित हो रही है। आपको बता दें कि अपने अभियान की निरंतर जारी रखते हुए लोगों की मदद की जा रही है। इस क्रम में अब तक रेलवे ने पूरे देश भर में लगभग 268 ऑक्सीजन टैंकरों को पहुंचाया, जिसमें लगभग 4200 मीट्रिक टन चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 68 ऑक्सीजन एक्सप्रेस कंटेनर में अपनी यात्रा पूरी कर ली है। भारतीय रेल के इसी क्रम के चलते उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल ऑक्सीजन दुर्गापुर से कल शाम रवाना हुई और प्रयागराज से होते हुए ये गाड़ी लगभग 10:30 बजे के करीब कानपुर IIT में प्रवेश कर गई। कानपुर और आसपास के क्षेत्र के कोविड पेशेंट्स की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल शाम को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से ईस्टर्न रेलवे ने एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लोड की। इसमें कुल 4 टैंकर्स थे ऑक्सीजन के, जिसका वॉल्यूम 80 मीट्रिक टन था। यह गाड़ी कल शाम को 6:30 बजे करीब दुर्गापुर से रवाना होकर आज सुबह 10:05 पर कानपुर पहुंची। 10:25 पर इसे इनलैंड कंटेनर डिपो कानपुर में पेश किया गया। वहां पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मंत्री श्री सतीश महाना जी मौजूद थे। प्लेस करने के लगभग आधा घंटा बाद इसकी अनलोडिंग हो गई। उसके बाद इसकी डिकेंटिंग प्रारंभ हुई। लगभग शाम को 5 बजे तक इसकी डिकेंटिंग पूरी हो गई थी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उर्दू दैनिक अवधनामा के मालिक का निधन हुआ है। आपको बताते चले कि पत्रकार वकार रिजवी का कोरोना के चलते निधन हो गया। लखनऊ के एरा अस्पताल में भर्ती थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उर्दू दैनिक अवधनामा के मालिक का हुआ निधन। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ। पत्रकार वकार रिजवी का कोरोना के चलते हुआ निधन। लखनऊ के एरा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दैनिक अवधनामा के मालिक का निधन हो चुका है। कोरोना के चलते ही उनका निधन हुआ है। क्या आम क्या खास, जिससे संक्रमण की चपेट से कोई भी बच नहीं पा रहा। अब हम तीसरे वेव में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है, लोगों के मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले के मुकाबले अब संक्रमण के जो मामले हैं, कोरोना संक्रमित मामले में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच उर्दू दैनिक अवधनामा के मालिक का निधन हो चुका है। पत्रकार वकार रिजवी का कोरोना के चलते निधन हुआ है। वो पत्रकार भी थे। लखनऊ के एरा अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो फिरोजाबाद की जरसाना भाजपा विधायक ने आगरा में पत्नी को बेड नहीं मिलने पर स्वास्थ्य व्यवस्था के हालातों की पोल खोल दी है। पूरा मामला आगरा से है, जहां डीएम की सिफारिश के बाद भी विधायक की पत्नी को बेड नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद विधायक ने पत्नी को आगरा के SN इमरजेंसी में भर्ती कराया। बताते चले कि भर्ती करने के बाद पत्नी के हालचाल की जानकारी लेने के लिए भी विधायक दर बदर भटकते हुए नजर आए हैं। इस दौरान विधायक ने वीडियो में अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि जब विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो गरीब जनता का क्या होगा। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर उनका जमकर वायरल भी हुआ है। मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या रूबी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके
जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। न खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, न पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी की। अमेठी से बड़ी खबर, गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आए सामने। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने का मामला। इमरजेंसी वार्ड के लिए ऑक्सीजन नहीं है उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग का कहना, ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की स्थिति लगातार हो रही खराब। मरीजों के परिजनों में देर रात तक रहा अफरा तफरी का माहौल। तो बड़ी खबर अमेठी से आपके टीवी स्क्रीन पर, गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इमरजेंसी वार्ड के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन ना मिलने से मरीजों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और इस घटना के बाद मरीज के परिजनों में देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा है। देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला अमेठी से सामने आया, जहां इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन पहले से वार्ड में मरीज ऐसे भर्ती हैं जिनकी लगातार नाजुक बनी है और ऐसे में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मरीजों की जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो बलिया के सबसे सुरक्षित स्थान जिला कारागार बन गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 800 कैदियों में एक भी कैदी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। जेल अधीक्षक ने नए एक्सपेरिमेंटल से जिला कारागार को कोरोना मुक्त करा दिया और प्रेशर कुकर के जरिए कुछ निजी सस्ते संसाधनों को जोड़कर बिना छुए रोजाना कैदियों को भाप दिलाया जा रहा है। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि आम जनता भी रोजाना ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। तो यूपी के बलिया में सबसे सुरक्षित संस्थान जिला कारागार बना, क्योंकि इस जिला कारागार में कुल 800 कैदी हैं और अच्छी बात तो ये है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव कैदी नहीं निकला, जिसके बाद प्रेशर कुकर के जरिए कुछ मुख्य जेल में संसाधनों को जोड़कर बिना छुए कैदियों को भाप भी दिया जाता है, और जिसमें 49 महिलाएं हैं और 22 लोग ऐसे हैं जो 18 से 21 के बीच के हैं। कुल 800 कैदी हमारे यहाँ हैं। जी, हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि हमने प्रथम चरण में आपको बताया कि कारागार में कोरोना का प्रवेश ना होने पाए, इसके लिए जो एहतियातन उपाय किए गए थे। इसके अलावा द्वितीय चरण में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कारागार में जो भी बंदी और स्टाफ के लोग हैं उनको हम लोग उनकी प्रतिरोधक क्षमता को इतना अच्छा बढ़ा के रख सकें कि अगर किसी तरह का भी कोई संक्रमण थोड़ा बहुत आ भी जाए तो उससे किसी को कोई खास परेशानी ना हो। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने होम्योपैथिक दवाओं आर्सेनियम एल्बम का वितरण। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पत्रकार कौशल किशोर का निधन। नेशनल हेराल्ड से शुरू की थी पत्रकारिता, 50 सालों तक पत्रकारिता की सेवा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पत्रकार कौशल किशोर का निधन हो गया है। नेशनल हेराल्ड से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी, 50 सालों तक पत्रकारिता जगत में अपनी सेवा की। कौशल किशोर का निधन हो गया। नेशनल हेराल्ड से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद वो 50 सालों तक पत्रकारिता जगत में अपनी सेवा देते रहे। हमारे बीच नहीं रहे हैं, निधन हो चुका है उनका। तो अगली बड़ी खबर बिजनौर से, भाजपा नेत्री ने अस्पताल में किया हंगामा। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की हो रही थी कमी। कोरोना से ग्रस्त भाजपा महिला को जनरल वार्ड में किया गया था भर्ती। तो बड़ी खबर इस वक्त की,
आपको बता दें कि बिजनौर से सामने आ रही है, जहां भाजपा नेत्री ने अस्पताल में हंगामा किया है। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही थी, जिसके बाद ये हंगामा हुआ है। बताते चले कि खुद भाजपा नेत्री कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना से ग्रस्त भाजपा महिला को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। तो खबर बिजनौर से, जहां कोरोना महामारी को लेकर मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में जगह नहीं है। कुछ होनहार युवक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा में आगे आकर एक प्राइवेट अस्पताल का निर्माण किया, जिससे कोरोना से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क इलाज देकर लोगों की मदद की जा सके। इस कोरोना सेंटर में मरीजों के लिए 15 बेड का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही मरीज के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसमें यही कहना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग जो हैं, जो परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और उसी के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया है। जो लोग गरीब हैं उन्हीं के लिए खोला गया है। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि लोग स्टार्टिंग में थोड़ा बॉडी पेन को या फीवर को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अदरवाइज़ ये बहुत इसका अच्छा रिकवरी है कोविड का। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। किन लोगों को यहाँ ऑक्सीजन है सबसे, बिकॉज कोरोना की जो मेडिसिन है वो ऑक्सीजन ही है, एंड स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वही हम देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, वही हम देंगे और वही हमारे पास अवेलेबल है। जबकि इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई विपदा है तो उसका मजबूती के साथ उसका सामना करना चाहिए। तो हमें प्रेरणा हमारे स्कूल से मिली, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर। हम 3 जो क्लास फेलो, मैं, नाजिम अहमद, बड़े भाई राघव शरण गोयल और कमाल भाई, हम सब लोगों ने ये एक संकल्प लिया कि हम अपने शहर के लोगों को और अपने ज़िले के लोगों को यहाँ एक ऐसी सुविधा दें जिससे कि लोग परेशान ना हो और उनको जागरूक भी करें। इसके साथ साथ तो हमने यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और पेशेंट के खाने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ अवेलेबल कराई हैं। तो फर्रुखाबाद में जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल, मरीज को नहीं मिल रही एम्बुलेंस की सुविधा। कई बार फोन करने के बाद भी नहीं लगा नंबर। कबाड़ा वाले रिक्शे से सीएससी कमालगंज पहुंचा मरीज। सीएससी कमालगंज में डॉक्टर के बिना देखे ही पीड़ित को बैरंग लौटाया गया। आपको बता दें कि रिक्शे पर मरीज को ले जाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। कमालगंज की गंगा गली का निवासी है। मामले पर सीएमओ ने संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने को भी लेकर आश्वासन दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि कई बार फोन करने के बाद मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। इसके बाद मजबूरन इस मरीज को कबाड़े के रिक्शे में धोकर जिला अस्पताल ले जाया गया। आप इस वक्त ये तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त इस मरीज को लेकर जाया जा रहा था, उसी दरमियान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि इस मरीज को अस्पताल में ले जाने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया और बैरंग उन्हें वापस ही लौटा दिया गया। पूरा मामला फर्रुखाबाद के कमालगंज से। तो अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में कम इजाफा। 24 घंटे में महज 172 नए संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 6 लोगों की जान गई है। जिले में कुल मौतों का आंकड़ा अब 203 तक पहुंच गया है। तो सोनभद्र से अच्छी खबर आ रही है, संक्रमितों की संख्या घटी है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में कुल 172 मामले ही दर्ज किए गए हैं। हालांकि संख्या अभी भी बढ़ी है, 172 मामले दर्ज हुए हैं। 6 लोगों ने इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। कुल अगर हम मौत का आंकड़ा की बात करें पूरे जिले के अंदर, तो वो 203 तक पहुंच गया है। तो ग्रेटर नोएडा में ग्राउंड जीरो पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव होने पर अब ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बताते चलें कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने अंबेडकर छात्रावास में पुलिसकर्मियों के लिए 50 बेड का एक अस्थायी अस्पताल शुरू करा। L1 की सुविधाओं के साथ अस्थायी शुरू किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और सभी दवाइयों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
तो अब ग्रेटर नोएडा के अंदर जो पुलिस ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, उन सभी पुलिस वालों के लिए अगर ऐसे पुलिस वाले कोरोना ग्रसित हो जाते हैं, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो उन्हें किसी भी अस्पताल की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर एक 50 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया। इस अस्पताल में पुलिस वालों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा भी रहे हैं उस अस्पताल की तस्वीर, जहां एक 50 बेड का अस्थायी अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है। अस्पताल के अंदर तमाम सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम उस अस्पताल की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। L1 की सुविधाओं के साथ अस्थायी अस्पताल शुरू हो चुका है, जिसमें पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और सभी दवाइयों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो फर्रुखाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एसपी अशोक कुमार मीणा पहुंचे शहर में। एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में किया भ्रमण। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के काटे गए हैं चालान। बेवजह घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कहा गया एसपी के द्वारा। जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो डबल मास्क पहनकर ही निकलें। एसपी के जाते ही शहर की सड़कों पर काफी भीड़ भी देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब खुद एसपी अशोक कुमार मीणा ने मोर्चा संभाला है। वो शहर में निकले। एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में पूरा भ्रमण किया। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी उनके द्वारा देखने को मिली, और जो भी लोग बेवजह घूम रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी हो तभी आप घर से निकले, और अगर आप घर से निकलते हैं तो डबल मास्क का उपयोग करें। हालांकि एसपी के जाते ही लोगों की काफी भीड़ शहर में देखने को मिली। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी ने चंदौली और मिर्जापुर में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। बता दें आपको कि दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत देने को लेकर ऐलान किया गया है। राशि तत्काल प्रदान करने के भी निर्देश दे दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को उन्हें 4-4 लाख राशि देने का ऐलान किया है। 4-4 लाख की राहत राशि तत्काल प्रदान करने के भी आदेश दिए गए। तो अमरोहा के रजापुर थाना इलाके के गांव फयाजनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा एक 20 वर्षीय युवक का शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पूरे मामले में मृतक के भाई के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अमरोहा की पूरी घटना बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि व्यक्ति की हत्या किसने की है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। 20 साल के युवक का शव मिला। आज थाना रजबपुर के फयाज नगर गांव में एक व्यक्ति अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। शव का पंचायतनामा भरवाकर पीएम हेतु भेज दिया गया है। अज्ञात के विरुद्ध धारा 302, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां सपा नेता महेश भाटी के भाई को बदमाशों ने मारी गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। मौके पर हुई सपा नेता के भाई की मौत। पुरानी रंजिश के चलते सपा नेता के भाई की हुई हत्या। इससे पहले सपा नेता के बेटे की भी हत्या हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला दादरी थाना क्षेत्र के बिहारली गाँव का। सपा नेता महेश भाटी के भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या को बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए, जिससे सपा नेता के भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते सपा के भाई की हत्या हुई है। सपा नेता के भाई की हत्या हुई है।
जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सपा नेता के बेटे की भी पहले हत्या हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। तो खबर चंदौली जिले के सैयद राजा थाना के असलहलादपुर मोढ़ी से सामने आ रहा है, जहां पर एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बच्चा 10 बजे अपने घर से बाहर गया था, लेकिन जब देर शाम तक बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन भी की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। फिर अगले दिन बच्चे का शव सुबह गांव के ही बाहर खेत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के चंदौली की पूरी घटना, 12 साल के अबोध का शव मिला है। आपको बता दें कि बच्चा एक दिन पहले अपने घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब देर शाम तक बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजने की कोशिश की। अगले दिन बच्चे का शव गांव के ही बाहर खेत में पड़ा हुआ मिला। कल 10 बजे दिन में खाना खाकर घर से बाहर निकला हुआ था। देर शाम तक वह घर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों ने उसकी खोजबीन की। काफ़ी खोजबीन के पश्चात भी वह नहीं मिला। आज दिनांक 9/5/2021 को उसकी डेड बॉडी गांव के पश्चिम दिशा में कमला पांडे के खेत में मिली। परिजनों की सूचना पर थाना सैयद राजा की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे पुलिस लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त हो गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांव में शर्यदस्त स्थिति। तो अगली बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, डबल मर्डर के कातिलों पर इनाम किया गया घोषित। एसपी ने फरार 6 अभियुक्तों पर 25,000 का इनाम किया है। घोषित फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस दे रही ताबड़तोड़ दबिश। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, डबल मर्डर के कातिलों पर एसपी ने इनाम घोषणा किया है। एसपी ने फरार के अभियुक्तों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। तो अगली बड़ी खबर भी ग्रेटर नोएडा से ही, जहां युवक की गोली मारकर हत्या। मिर्जापुर गांव में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। भारी पुलिस फोर्स के मौके पर मौजूद। गाड़ी में विवाद को लेकर हुआ था पूरा झगड़ा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या की वजह गाड़ी को लेकर कोई विवाद हुआ था। इसके बाद युवक की हत्या कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का पूरा मामला। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।